नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो मेरी तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सबके समक्ष इसलिए आया हूं ताकि मैं एक ऐसी इतिहास के एक ऐसे दो पात्रों की चर्चा कर सकूं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन उनके बारे में इतनी चर्चा होती नहीं है या की नहीं जाती है। दरअसल ये दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो भारतीय मुसलमान होने का सबसे बड़ा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है तो इनके साथ हुआ है। चूँकि ये भारतीय मुसलमान थे इसलिए इसकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं कि आखिर ये जो मैंने टॉपिक लिखा है सैयद ब्रदर्स कॉन्स्पिरेसी या सैयद बंधु षड्यंत्र, ये क्या है। तो इतिहास को समझने की जो पहली बात होती है वो ये होती है कि अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जहाँ से आप किसी घटना को समझना चाहते हैं उसके पहले उसका कुछ बैकग्राउंड निर्मित होता है या पृष्ठभूमि निर्मित होती है। तो अगर आप जिस घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ा पीछे से शुरुआत करें, थोड़ा पृष्ठभूमि समझें कि किन पृष्ठभूमि में वो घटना हुई है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसके करेंगे, सैयद बंधुओं पर। ये दो भाई थे और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के कारण इनका वध किया गया। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो इसके पीछे से करेंगे कि आखिर ये क्यों घटनाक्रम घटा। तो जो हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे वो हम शुरू करेंगे औरंगजेब की मृत्यु से। तो अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु की तो वो हुई थी 1707 में। जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब डाइड इन 1707। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई तो उसके तीन पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। तो कौन से तीन पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और तीसरा काम बख्श। अब होता क्या है कि जो मुगलों में आप देखते हो तो ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं होता है। जैसे हम हिंदुओं में देखते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है तो जो सत्ता है या जो गद्दी है वो बड़े भाई को मिलने का एक प्रावधान है कि जैसे पिता की मृत्यु होगी तो पिता की जो सत्ता होगी, जो पिता के अधिकार होते हैं वो बड़े भाई को अपने आप स्वतः ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन मुगलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब औरंगजेब साहब की मृत्यु हुई तो उनके तीनों बेटों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया कि आखिर पिता का उत्तराधिकारी कौन है। अब इस उत्तराधिकार के संघर्ष में कौन जीता, मुअज्जम जीता। और मुअज्जम ने जब जीता वो उत्तराधिकार का ये युद्ध तो मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की पदवी धारण करके या बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके सत्ता ग्रहण की। यानी कौन जीता था, मुअज्जम जीता था और उसने कौन सी पदवी धारण की, बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण कर उसने 1707 ईस्वी में सत्ता ग्रहण की। और जब उसने सत्ता ग्रहण की थी तो जो सबसे बड़ी घटना है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसकी उम्र कितनी थी, 63 ईयर्स की या 63 साल का वो था। तो चूंकि एक वृद्ध शासक हिंदुस्तान का बादशाह बना है तो अगर कोई बूढ़ा आदमी गद्दी पर बैठेगा तो उसकी जो पॉलिसी होगी वो कैसी होगी, शांति प्रिय होगी, पीस पॉलिसी का फॉलो करेगा वो, शांति प्रिय या पीस, शांति की नीति अपनाएगा वो। कैसे, जैसे बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो साहू जी थे, साहू जी जो थे, और साहू जी कौन थे, साहू जी शिवाजी के, जो मराठवाड़ा क्षेत्र के शिवाजी थे उनके कौन थे, पोते थे। तो साहू जी को 1689 ईस्वी से औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा था। मतलब 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने साहू जी को कैद कर लिया था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र कौन, बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, सबसे पहले साहू जी को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया या मुक्त कर दिया। और साहू जी यहाँ से मुक्त होने के बाद कहाँ चले गए, मराठवाड़ा क्षेत्र में, यानी मराठ क्षेत्र में मराठे जहाँ पर रहते थे, जो मराठवाड़ा उनका मुख्य क्षेत्र था, वहाँ पर चले गए। तो इससे क्या हुआ, जो मुगलों और मराठों के बीच जो एक तनाव का कारण था कि साहू को उन्होंने कैद कर रखा था, उसमें कमी आई और मुगल मराठा संबंध कैसे हुए, बेहतर हुए। इसके साथ ही उन्होंने जो राजपूतों के खिलाफ पॉलिसी अपनाई, किसने, बहादुर साहब,
प्रथम, इनको शाह आलम भी कहते हैं और इनका वास्तविक नाम था मुअज्जम, और इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर सत्ता ग्रहण की थी। अब क्या होता है, जब साहू जी के मराठों के खिलाफ इन्होंने अच्छी पॉलिसी अपनाई, उनसे अच्छे संबंध बना लिए, उसके बाद इन्होंने राजपूत के खिलाफ या राजपूतों के खिलाफ भी अच्छी पॉलिसी अपनाई, और जो उनके क्षेत्र या उनके जो भी किले थे उस पर, जिस पर मुगलों का नियंत्रण था, इन्होंने राजपूतों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। जिन राजपूतों के क्षेत्रों पर मुगलों का नियंत्रण था उन क्षेत्रों को शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम ने वापस कर दिया। इससे क्या होगा, इससे जो सबसे बड़ी घटना होगी ये होगी कि जो मुगलों के और राजपूतों के संबंध होंगे, जो तनाव के संबंध बने थे, वो बेहतर होंगे। लेकिन जो एक अपवाद है इनकी पॉलिसी में, वो अपवाद ये था कि इनके सिखों से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। क्यों, वो हम बात करते हैं अभी। इनके जो सिखों से संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। क्यों, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण था, एक सिख नेता होते थे बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने क्या किया, सिखों को एकत्रित करके जो पंजाब क्षेत्र के मुसलमान थे उनके खिलाफ एक व्यापक अभियान कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर के खिलाफ क्या किया, अभियान चलाया, इन्वेजन किया या कैंपेन अभियान किया, आक्रमण किया। तो चूंकि इनकी एज ज़्यादा थी, तो एज ज़्यादा होने के इन्होंने सबके खिलाफ शांतिपूर्वक या शांतिप्रिय नीति अपनाई। लेकिन इसमें अपवाद जो है वो सिख थे। इन्होंने सिखों के खिलाफ क्या किया, आक्रामक नीति अपनाई, जिसका प्रमुख कारण सिख नेता बंदा बहादुर थे। क्यों, क्योंकि बंदा बहादुर ने क्या किया था, बंदा बहादुर ने एक सेना गठित कर मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चला रखा था। कहाँ पर, पंजाब में। तो एक 63 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जब गद्दी पर बैठेगा तो हमने उसके कुछ परिणाम देखे। तो चूंकि उम्र ज़्यादा है तो शायद वो आक्रामक कम होगा और शांतिप्रिय ज़्यादा होगा, और बहादुर शाह प्रथम ने उसी का परिचय दिया। अब क्या होता है कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है तो जो सबसे एक निर्लज्ज घटना सामने आती है कि चूंकि मैंने पहले बताया कि मुगलों में जो उत्तराधिकार का नियम था वो नहीं होता था, तो क्या होता था, सारे बेटे पिता की सत्ता पाने के लिए संघर्ष करने लगते थे। तो जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई, तो इसके पुत्रों ने उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और इसके पुत्र कौन थे, पहले इसके पुत्र समझ लेते कौन थे। जहांदार खान, उसके बाद अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, और चौथे इनके जो पुत्र थे वो थे जहान शाह। तो जब शाह आलम प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों के बीच भी पिता की सत्ता ग्रहण करने के लिए युद्ध छिड़ गया। अब इस युद्ध के बाद क्या होगा, और जो सबसे निर्लज्ज एक घटना सामने आती है कि इन्होंने 1 मंथ तक या 1 महीने तक अपने पिता की जो डेड बॉडी थी उसको दफन नहीं किया, और वो डेड बॉडी महल में पड़ी रही। क्यों, क्योंकि इनके जो चारों बेटे थे ये उत्तराधिकार के संघर्ष में व्यस्त थे। अब इन चारों नाम से जो इम्पोर्टेंट नाम हमको याद रखने हैं तो वो जहांदार खान और अजीम उस शान का नाम याद रखना है, क्योंकि आगे इन्हीं के बीच थोड़ा सा संघर्ष होगा, तो वो हम देखते हैं। अब जब पिता की मृत्यु के बाद संघर्ष शुरू होता है तो क्या होगा, अगर हम जहांदार खान की बात करें तो पिता की मृत्यु के बाद जब मुगल सत्ता प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष शुरू होता है, तो इस संघर्ष में जहांदार खान जो थे वो जीत जाते हैं और वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन अभी तक जो मुगल बादशाह बनते थे वो अपनी योग्यता या शक्ति के बल पर बनते थे, लेकिन इस समय तक आकर क्या हो गया कि मुगल जो थे सत्ता प्राप्ति करने के लिए कुछ ग्रुप्स का सहारा लेने लगे। जैसे जहांदार खान जब गद्दी पर बैठा तो उसने ईरानी एक गुट होता था जो जिसके वंशज ईरान से संबंधित थे, तो इसने क्या किया, ईरानी ग्रुप के जुल्फिकार, ईरानी गुट के
एक मिनट। ईरानी गुट के जुल्फिकार खान की मदद ली। ईरानी एक गुट होते थे, मुगल दरबार में बहुत सारे गुट थे, लेकिन कुछ प्रमुख गुट थे, तो उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष में जहांदार खान की विजय हुई। क्यों? क्योंकि इसने ईरानी गुट के या ईरानी ग्रुप के जुल्फिकार खान की मदद ली थी। और अगर कोई व्यक्ति किसी एक गुट के किसी व्यक्ति की सहायता से उत्तराधिकार का संघर्ष जीतता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको कुछ गिफ्ट भी करेगा। और उसने क्या गिफ्ट किया? किसने? जहांदार खान ने इनको बना दिया पीएम, या तत्कालीन हम इसे कहते थे वजीर आजम या वजीर। तो जुल्फिकार खान को पीएम व वजीर बना दिया। लेकिन मैंने पहले बताया था कि बहादुर शाह का एक पुत्र कौन था? अजीम उस शान। तो अजीम उस शान साहब जो थे, तो इनको ये तो लगा कि अब शायद मैं सत्ता न ग्रहण कर पाऊं। तो अजीम उस शान साहब ने क्या किया? इनका एक पुत्र होता था फर्रुखशियर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सत्ता प्राप्ति की जो लालसा थी उसको पीछे कर दिया और अपने पुत्र को सत्ता दिलाने के चक्कर में ये पड़ गए। और इसी क्रम में वो जैसे यहाँ पर ईरानी गुट था, वैसे ही एक हिंदुस्तानी गुट भी था। हिंदुस्तानी ग्रुप या नोबल ग्रुप भी था, कुलीन वर्ग या कुलीन गुट या ग्रुप था। तो इन्होंने क्या किया? अजीम उस शान ने इस हिंदुस्तानी गुट के दो व्यक्ति थे, जिन्हें हम समझेंगे आगे सैयद ब्रदर्स के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, और ये हिंदुस्तानी मुस्लिम थे। अभी हम आगे समझेंगे कि हिंदुस्तानी मुस्लिम होने का वाकई में तात्पर्य क्या है। तो सैयद ब्रदर्स जो थे, इनसे किसने कांटेक्ट किया? अजीम उस शान ने सैयद ब्रदर्स से कहा कि आप मुगल सत्ता प्राप्त करने के लिए मेरे बेटे फर्रुखशियर की मदद करिए। मतलब इन्होंने ये तो मान लिया था शायद कि अब मैं शायद शासक न बन पाऊँ, तो इन्होंने किसकी वकालत की? इन्होंने अपने बेटे फर्रुखशियर की वकालत की। तो इस पूरे घटनाक्रम में क्या होगा कि आखिरी में क्या होगा कि सैयद ब्रदर जो होते हैं, सैयद जो होते हैं वो किससे? जहांदार खान या जहांदार शाह से युद्ध करते हैं, इनको मार डालते हैं। और जहांदार खान को जब मार देते हैं तो 1713 में कौन गद्दी पर बैठेगा? 1713 में जो मुगल गद्दी पर बैठता है वो बैठता है फर्रुखशियर। मुगल गद्दी पर कौन बैठेगा? फर्रुखशियर बैठेंगे। अब फर्रुखशियर जब गद्दी पर बैठेंगे तो उसके आगे का घटनाक्रम क्या होता है? क्योंकि यहीं से पूरा हमारा जो भी ये घटना ये शुरू है, तो उसके पहले आगे बढ़ने से पहले हम जरा ये जो गुट थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट या हिंदुस्तानी गुट, इनके बारे में समझ लेते हैं। अगर हम इन ग्रुप्स या नोबल ग्रुप्स की बात करें, तो अगर हम इन ग्रुप्स की बात करें या गुट की बात करें, तो मुगल काल में हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासकों को गद्दी पर बैठाने और हटाने के क्रम में इन गुटों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बहुत सारे गुट होते थे, लेकिन उसमें से जो 4 प्रमुख गुट थे उनको जानना जरूरी है। अगर हम इन 4 प्रमुख गुटों की बात करें, तो जो पहला गुट था वो तुरानी था। और ये तुरानी गुट के लोग कौन थे? दरअसल इनके जो पूर्वज थे वो मध्य एशिया से संबंधित थे। मध्य एशिया जैसे अभी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब देश हैं। तो इनके पूर्वज जो थे वो कौन से थे? वो तुर्क थे। और तुर्क कहाँ के लोग होते थे? मध्य एशिया के लोग। तो जो तुर्कों के वंशज थे उनका एक गुट था जिसे हम क्या कहते हैं? तुरानी गुट कहते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो एक गुट कौन सा होता है? ईरानी गुट या ईरानी ग्रुप। और इसमें सदस्य कौन होते थे? जिनके वंशज कहाँ से होते थे? ईरान से। यानी जिनके पूर्वज या वंशज ईरान से संबंधित थे वो किस गुट के सदस्य थे? ईरानी। इसी तरह एक गुट होता है अफगानी। और अफगानी गुट का मतलब क्या होता है? ऐसा गुट जिसके वंशज या पूर्वज कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे।
तो इस गुट को हम क्या कहेंगे, इस गुट को हम कहेंगे अफगानी गुट। लेकिन जो चौथा गुट था जिसे हिंदुस्तानी गुट कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी गुट का मतलब ऐसा था कि वो सभी मुस्लिम्स हु केम इंडिया एंड सेटल्ड इन इंडिया। यानी हिंदुस्तानी अगर मुसलमानों की बात करें या हिंदुस्तानी गुट की बात करें, तो हिंदुस्तानी गुट में ऐसे मुस्लिम थे जो बाहर से आकर या तो भारत में बस गए थे और भारत को ही अपना देश मानते थे। दूसरा, ऐसे मुस्लिम्स जो हिंदू से क्या बने थे, मुस्लिम बने थे। तो ये दो कैटेगरीज ऐसी थी जिनको हम कहते थे हिंदुस्तानी गुट। और जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इनके जो संबंध थे इंडियन रीजनल पावर से या क्षेत्रीय शक्तियों से, जैसे जाट, राजपूत, तीसरा मराठा। तो जो हिंदुस्तानी गुट था या हिंदुस्तानी ग्रुप था, इसके जो भारतीय क्षेत्रीय शक्तियां थी या रीजनल पावर्स थी, उनसे संबंध बहुत अच्छे थे। जैसे जाटों से अच्छे थे, राजपूत से अच्छे थे, मराठा से अच्छे थे। और इनके जो ये क्या करते थे, इंडिया को अपना देश समझते थे, अपनी कंट्री समझते थे या देश समझते थे, और नेशनल इंटरेस्ट इनके लिए सबसे आगे होते थे। तो ये हमने पूरा समझ लिया कि ग्रुप्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप हमने समझ लिया। अब जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठता है तो किसकी सहायता से बैठता है, सैयद बंधुओं की सहायता से बैठता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप जीवन में किसी खास व्यक्ति के समर्थन से कुछ करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप उस खास व्यक्ति को पुरस्कृत भी करेंगे। तो वही फर्रुखसियर भी करता है। फर्रुखसियर साहब जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये जो सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स थे, फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठता है तो जो सैयद ब्रदर्स थे, ये सैयद ब्रदर्स कौन थे, इनको देख लेते हैं। जो बड़ा भाई था उसका नाम था हसन अली, और जो छोटा भाई था उसका नाम था हुसैन अली। तो जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा 1713 ईस्वी में, तो उसने क्या किया, हसन अली, इसी को अब्दुल्ला खान भी कहते थे क्योंकि इसने इस घटनाक्रम के पहले ही अब्दुल्ला खान की टाइटल या उपाधि ग्रहण कर ली थी। तो इसको क्या बोलते थे, अब्दुल्ला खान। तो अब समझते हैं कि अगर फर्रुखसियर शासक बन गया है तो जिन लोगों ने भी उसको गद्दी प्राप्त करने में उसकी मदद की है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये इसको पुरस्कृत करेगा इन लोगों को। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इनको वजीर बना दिया, या आज की संबंध में समझे तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसको, अब्दुल्ला खान या हसन अली को। अब हम जब भी बात करेंगे हसन अली नहीं बोलेंगे, अब्दुल्ला खान बोलेंगे, क्योंकि इतिहास में ये अब्दुल्ला खान के नाम से ज़्यादा चर्चित हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें हुसैन अली को, तो इनको क्या हुआ, इनको बना दिया मीर बख्शी। और मुगल काल में मीर बख्शी का मतलब क्या होता था कि मुख्य सेनापति। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों को बड़ा पुरस्कार मिला उत्तराधिकार के संघर्ष में फर्रुखसियर का साथ देने के क्रम में। इसी क्रम में जब 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो उसने बड़े भाई को प्रधानमंत्री और छोटे भाई को क्या बना दिया, मुख्य सेनापति बना दिया। और यहीं से एक संघर्ष की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि सैयद बंधुओं का अगर उत्थान हो रहा है, सैयद बंधु प्रमोट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये किस गुट से संबंधित है, ये हिंदुस्तानी गुट से संबंधित है। और अगर ये हिंदुस्तानी गुट से संबंधित हैं तो इसके मायने क्या हैं, इसके मायने ये हैं कि जो ईरानी, तुरानी या अफगानी गुट होंगे वो इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर गुटों में खुद ही प्रतिद्वंदिता है और उसमें से एक गुट कोई आगे निकलने का प्रयास करेगा तो
तो ये क्या करेंगे, ये षड्यंत्र करने लगेंगे। तो आगे देखते हैं, अब कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत होगी, षड्यंत्र की शुरुआत होगी। तो जो कॉन्स्पिरेसी थी वो समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ये पूरा षड्यंत्र क्या था, तो अगर हम बात करें कि पूरा षड्यंत्र क्या था तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो जो बाकी गुट थे, चाहे वो ईरानी गुट रहा हो या फिर अफगानी रहा हो या तुरानी रहा हो, तो उस गुट के जो सदस्य थे उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और फर्रुखसियर कैसा शासक था, वो बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं था। मतलब ये हुआ कि फर्रुखसियर को जो कोई आकर जो कुछ भी समझा देता था, फर्रुखसियर उसके हिसाब से काम करने लगता था। तो फर्रुखसियर जब उसके हिसाब से काम करेगा, इसी घटनाक्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम अक्सर इतिहास में पढ़ा जाता है, मीर जुमला, और ये किस गुट से संबंधित था, ये तुरानी ग्रुप से संबंधित था। तो मीर जुमला कौन था, एक तुरानी था, और इसने क्या किया, फर्रुखसियर का दिमाग भरा, फर्रुखसियर को भड़काया और फर्रुखसियर को अपने प्रभाव में ले लिया। किसने, मीर जुमला ने। अब मीर जुमला जब फर्रुखसियर को अपने प्रभाव में ले लेगा, इसी क्रम में फर्रुखसियर ने अपने राज्य में एक सूचना दी और उसने कहा कि मतलब मेरे शब्द और ये मेरे नहीं होगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। इन्होंने क्या कहा कि फर्रुखसियर ने कहा, एक राजाज्ञा दी, और उस राजाज्ञा में क्या था कि उसमें इन्होंने कहा कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। मीन्स मीर जुमलाज वर्ड एंड सिग्नेचर इज माई वर्ड एंड सिग्नेचर। मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर मीर जुमला कोई हस्ताक्षर किसी कागज पर कर देते हैं या कुछ बोल देते हैं, तो उसके मायने ये लगाए जाएं कि वो सम्राट फर्रुखसियर के शब्द और हस्ताक्षर हैं। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य शक्ति किस में आ गई, मीर जुमला में, क्योंकि ये राज आज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते थे। राज्य के नाम से जो पत्र जारी होते थे, नोटिफिकेशन जारी होते थे, उसमें हस्ताक्षर कौन कर सकता था, मीर जुमला। लेकिन मीर जुमला को इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री कौन था, अब्दुल्ला खान या हसन अली। तो अब्दुल्ला खान ने इसका क्या किया, अब्दुल्ला खान ने फर्रुखसियर की इस राजाज्ञा का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्यों, इन्होंने कहा किसी भी अपॉइंटमेंट में एंड प्रमोशन में इन्होंने कहा कि किसी भी नियुक्ति या पदोन्नति में प्रधानमंत्री से राय लेना अनिवार्य है। मतलब कि अगर राजा या बादशाह कोई नियुक्ति कर रहा है किसी पद पर या किसी को आगे प्रमोट कर रहा है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री की परमिशन या प्रधानमंत्री से सलाह लेना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ने लगेगा इसी घटनाक्रम को लेकर। किस घटनाक्रम को लेकर, कि सम्राट ने मीर जुमला को कह दिया कि मेरे शब्द और हस्ताक्षर, मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर हैं। अब ये डिस्प्यूट जब बढ़ने लगा, इसी क्रम में क्या होगा, जो मीर जुमला थे इन्होंने क्या किया, मीर जुमला ने कहा किससे, फर्रुखसियर से, कि अगर इन दोनों भाइयों का जो गठबंधन है इसको कमज़ोर करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग किया जाए। अब ये दोनों भाई अलग कैसे होंगे, जब मीर जुमला फर्रुखसियर से कहता है इनको अलग किया जाए, तो फर्रुखसियर पूछते हैं क्या किया जाए, तो ये कहते हैं कि इनको किसी एक भाई को दूर भेज दिया जाए। तो मीर जुमला के कहने पर जो फर्रुखसियर होंगे वो क्या करेंगे, फर्रुखसियर क्या करेंगे, जो छोटा भाई था सैयद बंधुओं में, बड़े भाई को अब्दुल्ला खान कह रहे हैं और छोटे भाई को हुसैन अली कह रहे हैं। तो हुसैन अली को अपॉइंट कर देते हैं सूबेदार ऑफ दक्कन या गवर्नर ऑफ दक्कन, सूबेदार ऑफ दक्कन, यानी दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। किसको, छोटे भाई या हुसैन अली को। अब
इसके मायने क्या है या इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, ये हो गया भारत, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। और अगर दिल्ली में दोनों भाई थे और मीर जुमला के कहने पर फर्रुखसियर ने इनको दक्कन का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। दक्कन यहाँ पर है, तो दक्कन का सूबेदार या गवर्नर का मतलब क्या हो गया कि दोनों भाइयों में से एक भाई को कहाँ जाना पड़ेगा, दक्कन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सूबेदार बना दिया गया है। और जो बड़ा भाई रह जाएगा, तो जो छोटा भाई था हुसैन अली, उसको ये पता चल गया, क्या पता चला कि ये पूरी जो घटना है, यह पूरा षड्यंत्र है, ये दोनों भाइयों को अलग करने के लिए रचा गया है। क्यों ये पूरी योजना थी कि अगर दोनों भाइयों को अलग कर देते हैं तो आराम से इनकी हत्या की जा सकती है, इनका वध किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हुसैन अली होता है, जिसको दक्कन का गवर्नर या सूबेदार बनाया जाता है, हुसैन अली क्या करता है, सम्राट से कहता है कि मुझे ये अनुमति दी जाए कि मैं दक्कन में अपने प्रतिनिधि के द्वारा या नायब के द्वारा दक्कन का शासन कर सकूं। यानी छोटा भाई हुसैन कहता है, क्योंकि वो शायद अपने बड़े भाई को दिल्ली के षड्यंत्र में छोड़कर अकेले जाना नहीं चाहता था, इसलिए हुसैन अली ने क्या कहा, सम्राट से आज्ञा मांगी कि मुझे अपने नायब के माध्यम से शासन दक्कन की सूबेदारी संचालित करने की आज्ञा दी जाए। लेकिन जो मीर जुमला थे, इनके कहने पर, मीर जुमला के कहने पर जो फर्रुखसियर होते हैं वो इससे क्या कर देंगे, वो मना कर देंगे कि ऐसा संभव नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सैयद ब्रदर्स और सम्राट या बादशाह फर्रुखसियर के बीच। तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सम्राट या बादशाह फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच। और डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि इतिहास की किताबें इस बात का उल्लेख करती हैं कि सैयद बंधु यानी बड़े भाई प्रधानमंत्री, छोटे भाई मीर बख्शी मुख्य सेनापति, उन्होंने राजमहल में आना छोड़ दिया, जो चर्चाएं होती थी उनमें भाग लेना छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ, फिर मुगल राजमाता ने हस्तक्षेप किया, यानी क्वीन मदर ऑफ मुगल, क्वीन मदर या मुगल राजमाता ने इसमें हस्तक्षेप किया। मुगल राजमाता ने इस पूरे घटनाक्रम में हस्तक्षेप किया। क्योंकि राजमहल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। तनाव किसके बीच था, बादशाह और उसके प्रधानमंत्री के बीच। और इसके बाद एक संधि होती है, ट्रीटी होती है या समझौता होता है, यानी एक ट्रीटी होगी। और वो ट्रीटी किसके बीच होगी, वो ट्रीटी होगी सैयद बंधुओं और बादशाह के बीच। और इस ट्रीटी के जो कंक्लूजन है या निष्कर्ष है वो ये है कि ये बोला जाता है इस ट्रीटी में कि हुसैन अली जो हैं, हुसैन अली कहाँ जाएंगे, दक्कन जाएंगे सूबेदारी करने, निभाने। और जो दूसरे थे मीर जुमला, इन दोनों भाइयों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मीर जुमला को भी दिल्ली से बाहर निकाला जाए। इसी क्रम में इस बात पर रजामंदी हुई कि मीर जुमला को पटना भेज दिया जाएगा। किसको, मीर जुमला को। तो हुसैन अली सैयद बंधुओं में से छोटे भाई दक्कन चले गए और मीर जुमला पटना चले गए। लेकिन इस समझौते से बादशाह ने जो किया था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो समझौता किया था, इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। क्योंकि इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, मीर जुमला चूंकि इनके बहुत करीब थे इसलिए नहीं खुश थे। दूसरा क्या था, जो इनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी। तो फिर क्या होता है, ये समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन इसी समय ये गुजरात का एक सूबेदार होता है, गुजरात का गवर्नर होता है, उसका नाम होता है दाऊद खान। दाऊद खान से ये कहते हैं, कौन, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, कि आप गुजरात में हो, आपके बगल में दक्कन है, आप हुसैन अली को निपटा दो या हुसैन अली की हत्या कर दो। तो क्या होगा कि दाऊद खान हुसैन अली को मारने जाते हैं, लेकिन इस षड्यंत्र के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में हुसैन अली को पता चल जाता है और हुसैन अली दाऊद खान का मर्डर कर देता है। यानी हुसैन अली क्या करेगा, मर्डर कर देगा किसका, दाऊद खान का। इसके साथ ही फिर सम्राट
फर्रुखसियर एक और षड्यंत्र करते हैं। ये जो भी साउथ इंडिया के, कर्नाटक के जागीरदार होते हैं, कर्नाटक के जो भी जागीरदार थे उनसे कहते हैं, कौन, फर्रुखसियर, कि आप हुसैन अली जो कि दक्कन के गवर्नर हैं, गवर्नर की आज्ञा का उल्लंघन करिए। यानी गवर्नर की जो भी राज आज्ञाएं होती हैं या गवर्नर जो भी आज्ञाएं करता है उसको वायलेट करिए, उसका वायलेशन करिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह हुसैन अली और अब्दुल्ला खान से मुक्ति पाना चाह रहे थे। यद्यपि इन्होंने समझौता कर लिया था मुगल राजमाता के दबाव में आकर, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी षड्यंत्र रचना नहीं छोड़ा। पहले गुजरात के सूबेदार दाऊद खान को भेजा, हुसैन अली जो दक्कन का सूबेदार था उसको मारने के लिए। जब उसमें ये असफल हो गए तो फिर ये और एक घटनाक्रम को अंजाम देंगे। ये कर्नाटक के जागीरदार जो भी थे उनसे कहा कि आप हुसैन अली जो दक्कन के सूबेदार हैं उनकी बात का उल्लंघन करना शुरू कर दीजिए। अब इस घटनाक्रम का जो एक बड़ा असर ये आ रहा है कि सैयद बंधु समझ गए थे कि जो फर्रुखसियर है वो उनके खिलाफ षड्यंत्र बड़े पैमाने पर कर रहा है। तो अगर सैयद बंधु इस बात को समझ रहे हैं तो इसका एक जो बड़ा परिणाम ये सामने आएगा कि वो जो भारतीय मुसलमान होने के कारण षड्यंत्र का शिकार हो रहे थे अन्य गुटों के समर्थन से फर्रुखसियर द्वारा, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ उचित प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। अब ये उचित प्रबंध क्या होता है इसको समझते हैं। चूंकि सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स जो थे वो भारतीय मुसलमान थे या हिंदुस्तानी गुट से संबंधित थे, तो इनके मैंने पहले बताया था कि मराठों से, जाटों से, राजपूतों से बहुत अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने क्या किया, हुसैन अली ने हुसैन अली ने 1719 में एक ट्रीटी किया, संधि की, किससे, मराठों से। क्यों? क्योंकि सम्राट के द्वारा लगातार दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, तो इन्होंने मराठों से एक संधि की। और इस संधि में क्या था, इस संधि में जो दो मुख्य इसकी धाराएं थी वो समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो मराठे जो दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूल करते थे उसके संदर्भ में इनको छूट दी गई या इनको वसूलने की इजाज़त दी गई। और दूसरा क्या कहा गया कि जब भी दिल्ली में कोई संघर्ष होगा सत्ता के संदर्भ में, तो मराठे किसकी साथ देंगे। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। कैसे? कहा गया कि अगर दिल्ली में कभी सत्ता संघर्ष होता है तो मराठे किसका साथ देंगे, सैयद बंधुओं का साथ देंगे। यहाँ पर क्या था कि मराठों को जो कर वसूलते थे, चाहे वो चौथ हो या सरदेशमुखी हो, उसका अधिकार दे दिया गया। जो भी वो टैक्स इम्पोज, क्या नहीं कहेंगे, टैक्स लगाते नहीं थे, जो भी जबरन वसूलते थे उसका अधिकार दे दिया गया। और इसी संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मराठों के जो चौथ और सरदेशमुखी जो आक्रमण करके वसूलते थे उसको मुगल सत्ता या भारत की शक्ति द्वारा क्या कर दिया गया, उसको वैध ठहरा दिया गया, लीगल कर दिया गया। अब क्या होगा, ये पूरा जो घटनाक्रम मराठों के और हुसैन अली सैयद बंधुओं में से जो छोटे भाई थे उनके बीच ये संधि दक्षिण में हो रही थी, लेकिन उत्तर में एक और षड्यंत्र चल रहा था। वो षड्यंत्र क्या था उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब सीधी सी बात, अगर हुसैन अली इतना प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर थे वो भी शांति से नहीं बैठेंगे। तो फर्रुखसियर क्या करते हैं ये देखते हैं। इसी समय फर्रुखसियर जो थे वो एक कश्मीरी व्यक्ति था और उसका नाम था इत्काद खान। यानी इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इत्काद खान। तो फर्रुखसियर क्या करते हैं, फर्रुखसियर इसके प्रभाव में आ जाते हैं क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जो सोचने समझने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस बार वो इसके प्रभाव में आ जाते हैं और दिल्ली के महल में या दिल्ली की हवाओं में ये बात फैल जाती है कि जो फर्रुखसियर हैं ये अब्दुल्ला खान यानी सैयद बंधुओं में बड़ा भाई अब्दुल्ला खान को वजीर के पद से हटाकर इत्काद खान को क्या बनाएंगे, वजीर बनाएंगे। इसी क्रम में फर्रुखसियर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और ईद के दिन या ईद उल फितर के दिन
ईद उल फितर के दिन 70,000 की एक विशाल सेना दिल्ली में एकत्रित कर लेते हैं। तो क्या दिल्ली की हवाओं में क्या खबर थी? दिल्ली की हवाओं में दो खबर बहुत तेज थी। पहली खबर थी कि इत्काद खान को फर्रुखसियर, बादशाह फर्रुखसियर दिल्ली का वजीर बनाने वाले हैं। इसी क्रम में ईद उल फितर के दिन फर्रुखसियर ने 70,000 की सेना दिल्ली में एकत्रित कर ली। तो इससे क्या हुआ, जो अब्दुल्ला खान था ये समझ गया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो अब्दुल्ला खान जब समझ गया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो अब्दुल्ला खान ने क्या किया, अब्दुल्ला खान ने एक विशाल सेना स्वयं दिल्ली में गठित कर ली, दिल्ली में बुलाई, एकत्रित कर ली, क्योंकि इनका भी काफ़ी प्रभाव था उस समय मुगल साम्राज्य में। तो विशाल सेना इन्होंने भी गठित कर ली। लेकिन ये उत्तर का घटनाक्रम हुआ। जैसे ही ये खबर किसके पास पहुंची, जैसे ही ये खबर दक्कन में बैठे हुसैन अली के पास यहाँ से पहुंची कि जो फर्रुखसियर हैं वो इत्काद खान को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं और इसके लिए शायद उनके बड़े भाई अब्दुल्ला खान को कैद कर लिया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा, अपने भाई की रक्षा के लिए जो हुसैन अली था, छोटा भाई था, चूँकि मैंने पहले बताया कि इसने मराठों से संधि कर रखी थी कि कभी भी दिल्ली के सिंहासन में अगर मुग़ल सत्ता संघर्ष में आप हमारा साथ देंगे, तो इसने हुसैन अली ने मराठों से संपर्क किया और मराठा सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ निकला और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। अब लगभग युद्ध तय था। क्यों? क्योंकि अपने भाई के जैसे इसने सोचा कि बड़ा भाई संकट में है, अब्दुल्ला खान संकट में है, तो हुसैन अली मराठों की सेना लेकर, मराठों को साथ लेकर दिल्ली पर चढ़ गया। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खान ने भी अपनी सेना संगठित कर ली थी। और दूसरी घटना क्या होगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने अपनी सेना संगठित की थी। जो फर्रुखसियर थे, फर्रुखसियर की तरफ से भी कुछ लोग आ गए थे, कुछ सूबेदार और सरदार इनकी तरफ से भी आ गए थे। किसकी तरफ से? फर्रुखसियर की तरफ से। फर्रुखसियर की तरफ से कुछ सरदार आ गए थे युद्ध करने के लिए, जिसमें कौन कौन से प्रमुख थे? पहले तो निजाम उल मुल्क, जिन्हें चिन किलिच खां भी कहते हैं, ये इनकी उपाधि थी निजाम उल मुल्क, जबकि वास्तविक नाम इनका चिन किलिच खां था, निजाम उल मुल्क। दूसरे थे सर बुलंद खान, सर बुलंद खान। और तीसरे थे राजपूत अजीत सिंह। जो अहमदाबाद के सूबेदार भी बनेंगे। तो राजपूत, अजीत सिंह, ये तो तीनों लोग सैयद बंधुओं के खिलाफ फर्रुखसियर की तरफ से युद्ध करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हो गए और दिल्ली में लगभग युद्ध का वातावरण बन गया और युद्ध लगभग तय हो गया। लेकिन युद्ध तो दिल्ली में तय हो गया था, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये समझिए। बादशाह जो होते हैं वो युद्ध करने से बचते हैं और इन बंधुओं से, यानी सैयद बंधुओं से क्या करेंगे? ट्रीटी कर लेंगे, समझौता करेंगे। कौन? फर्रुखसियर। एक समझौता हो जाएगा। तो सैयद बंधु और फर्रुखसियर के बीच एक ट्रीटी हो जाती है या समझौता हो जाता है, और उस ट्रीटी के बाद युद्ध तो टल जाता है, लेकिन मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फर्रुखसियर उनके खिलाफ षड्यंत्र करता है और जो सैयद बंधु होते हैं इतने असहज हो जाते हैं कि इनको अपनी जान बचाने के लिए फर्रुखसियर की हत्या करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर कई बार इन दोनों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र कर चुका था। तो इन्होंने फर्रुखसियर की हत्या कर दिया, फर्रुखसियर का मर्डर कर दिया और उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। अब फर्रुखसियर की हत्या के बाद मुग़ल सत्ता के जो गद्दी पर बैठे 3 सुल्तान, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, एक तो रफ़ीउद्दर्जात थे, दूसरे रफ़ीउद्दौला थे और तीसरे मोहम्मद शाह थे। तो तीसरे जो मोहम्मद शाह थे, उसके पहले आप जब अगर रफ़ीउद्दर्जात की बात करिए तो उनकी मृत्यु टीबी से हो गई थी। उसके बाद रफ़ीउद्दौला की बात करिए तो उनकी मृत्यु पेचिश से हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठते हैं, यानी 2 सुल्तान छोटा छोटा समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इतना कुछ घटनाक्रम चल रहा है और आप कूटनीति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ मोड़ नहीं लेंगी। वैसा ही हुआ
और काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ, प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति हुई किसके खिलाफ? सैयद बंधुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया इनको सत्ता से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस हद तक महत्व बढ़ गया था कि शासकों को गद्दी पर बैठाने और हटाने में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने लगे थे। तो अब क्या होगा कि जो सीधी सी बात है कि अगर सैयद ब्रदर्स ने जो भी ग्रुप्स थे, चाहे वो ईरानी रहे हों, तुरानी रहे हों या अफगानी रहे हों, उनको क्या कर दिया था? उनको कर दिया था ज़ीरो। तो क्या जो ये ग्रुप्स थे, चाहे वो ईरानी रहा हो, तुरानी रहा हो या अफगानी रहा हो, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, वो शांति से नहीं बैठेंगे। तो वो षड्यंत्र लगातार करते रहेंगे कि किसी भी तरह से सैयद बंधुओं को हटाया जाए और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और अपने अनुसार दिल्ली की सत्ता पर शासक बैठाया जाए और हटाया जाए। तो सैयद बंधुओं ने इन जो गुट थे इनको जीरो कर दिया। और तो सैयद बंधु अगर इन गुट को जीरो करने का प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे? जो इस गुट के प्रमुख लोग होंगे और जो लगातार षड्यंत्र में शामिल होंगे उनको दिल्ली से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया? इन्होंने निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां को, निजाम उल मुल्क, और या जिन्हें हम नाम जिनका था चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क उनकी उपाधि थी, निजाम उल मुल्क को मालवा का सूबेदार बनाकर दिल्ली से बाहर कर दिया। तो इनको मालवा बना दिया और दिल्ली से बाहर दक्कन के पास मालवा जो पठारी क्षेत्र है वहाँ का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेज दिया, साउथ में भेज दिया। तो निजाम उल मुल्क को ये पता चल गया कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, सैयद बंधु जो उसको बाहर भेज रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो अपनी सत्ता की जड़ें और गहरी करना चाहते हैं, जिससे वे अपने इच्छानुसार शासकों को बैठाएं और उनको गद्दी से हटाएं। निजाम उल मुल्क चला तो गया, लेकिन ये दक्कन में उस समय नायब था, या दक्कन में इस समय जो हुसैन अली का सन था, दत्तक पुत्र था। कौन? सैयद बंधुओं में से जो छोटा भाई था हुसैन अली, उसका पुत्र इस समय दक्कन में कार्यभार संभाल रहा था। तो निजाम उल मुल्क दक्षिण पहुंचता है और हुसैन अली के बेटे की हत्या कर देता है। तो पहली नज़र में देखने पर यह लग रहा है कि जो निजाम उल मुल्क ने ये हत्या की है, ये सिर्फ एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये एक बड़ा षड्यंत्र था जो सैयद बंधुओं के खिलाफ हुआ था और उनको पता नहीं चल पाया। यहाँ पर उसके पुत्र की हत्या की गई और दिल्ली में भी एक षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली में षड्यंत्र किसने रचा? एतमादुद्दौला, उसके बाद शहादत अली, उसके बाद हैदर खान और स्वयं क्वीन मदर या राजमाता, मुगल राजमाता थी इस षड्यंत्र में शामिल। क्यों? क्योंकि मुगल राजमाता को इस बात से बड़ी समस्या थी कि जो सैयद बंधु थे ये मुगल बादशाह पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखते थे। इन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया इतिहास की किताबों में। ऐसा हमें वर्णन मिलता है कि मुगल राजमाता ने कहा कि जो बादशाह था उसको केवल नमाज पढ़ने के लिए अकेला छोड़ा जाता था, अन्यथा पूरे समय जो सैयद बंधु थे इनके आदमी बादशाह को घेरे रहते थे या उसके आगे पीछे लगे रहते थे। तो ये एक दिल्ली में भी षड्यंत्र रचा गया इसी के लगभग समांतर। और इस षड्यंत्र में होता क्या है कि राजमहल से हुसैन अली, जो सैयद बंधुओं में से छोटे भाई होते हैं, वो जा रहे होते हैं और उसी समय उनको एक गलियारे में हैदर खान मिलता है। और ये हैदर खान क्या करेगा? ये हैदर खान इनको एक लेटर देता है और इनसे एक याचिका प्रस्तुत करता है कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं और इस लेटर को आप पढ़िए। और जब हुसैन अली साहब इस लेटर को पढ़ रहे होते हैं, तो यही हैदर खान इनकी छाती में छुरा घोंप देता है। कौन? हैदर खान। पैरेलल एक षड्यंत्र रचा गया। पहले दक्कन में
हुसैन अली के पुत्र को मारा गया। इसी समय दिल्ली में एतमादुद्दौला, सादत अली, हैदर खान और मुग़ल राजमाता ने एक षड्यंत्र किया। और इस षड्यंत्र में क्या हुआ कि हैदर खान राजमहल के गलियारे में हुसैन अली को एक पत्र देता है और उसको पढ़ने के लिए आग्रह करता है। और जब हुसैन अली उस पत्र को पढ़ रहा होता है तो हैदर खान उसकी छाती में छुरा घोंप देता है और हुसैन अली की मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के संदर्भ में हिस्टोरियन अरविंद ने, या हिंदी में कहें अरविंद ने कहा है, हिस्टोरियन अरविंद का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में, और इन्होंने कहा कि भारती करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन का वध कर दिया। किसने बोला? इतिहासकार अरविंद ने बोला कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन का वध कर डाला या वध कर दिया। अब ये करबला क्या है? दरअसल करबला इराक का एक शहर था जहाँ पर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उम्मयद शासक यजीद और हजरत मोहम्मद के जो निवासे थे या पोते थे, हजरत मोहम्मद के पोते या निवासा हुसैन के बीच एक युद्ध हुआ, उत्तराधिकार युद्ध इसे कहते हैं। और इस युद्ध में यजीद ने इराक के करबला में हुसैन का वध कर दिया था। तो इसी को इतिहासकार अरविंद ने भारतीय घटनाओं से जोड़ा, भारतीय परिस्थितियों से जोड़ा, और उन्होंने कहा कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद, यानी दूसरा यजीद कौन था? जो षड्यंत्र रचा गया था, यानी हैदर खान और उसके साथी हैदर खान ने दूसरे हुसैन, यानी दूसरा हुसैन कौन था? दूसरा हुसैन था सैयद बंधुओं में से छोटा भाई हुसैन अली, इसका वध कर डाला। तो अब ये वध तो हो गया, यानी हुसैन अली ख़त्म हो गया, उसका बेटा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी बड़ा भाई बाकी था। और बड़े भाई को जैसे पता चला, अब्दुल्ला खान को जैसे पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है, तो 1720 ईस्वी में उसने एक बहुत बड़ी सेना, एक आर्मी या सेना संगठित कर ली। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में प्रतिशोध पनपने लगा कि मैं अपने भाई की हत्या का बदला ज़रूर लूँगा। इसी क्रम में अब्दुल्ला खान ने 1720 ईस्वी में एक बड़ी सेना संगठित की, और इस सेना की सहायता से वो क्या करेगा? इस सेना की सहायता से अब्दुल्ला खान और जो उसके अलावा जो गुटों के संबंधित थे, यानी तुरानी गुट और बाकी गुटों के लोग, उनसे एक युद्ध होगा। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि अब्दुल्ला खान डिफीटेड बाय तुरानी एंड ईरानी एंड अदर ग्रुप्स, यानी अब्दुल्ला खान की पराजय हो गई और इसे क्या कर लिया गया? इसे कैद कर लिया गया। किसको? अब्दुल्ला खान को। यानी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जब अब्दुल्ला खान ने बहुत बड़ी सेना संगठित की, युद्ध किया, तो 1720 ईस्वी में वो पराजित हुआ और उसको कैद कर लिया गया। अब 1720 ईस्वी में उसको कैद किया गया और 22 ईस्वी में 2 साल की कैद में, उसके बाद 22 में उसको क्या दे दिया गया? उसे पॉइजन या विष दे दिया गया। विष देकर अब्दुल्ला खान की हत्या कर दी। और इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास की एक घटना है जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमान होने का सबसे बड़ा अगर भुगतान किसी ने किया तो वो किसने किया था? इन 2 भाइयों ने किया था। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार की शुरुआत थी वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब अगर हम मूल्यांकन करें इस पूरे घटनाक्रम का कि आखिर ये जो भी सैयद बंधुओं की हत्या हुई, अगर इसका हम एक असेसमेंट करें या मूल्यांकन करें, तो सैयद बंधुओं का जरासर मामला ये था कि ये भारतीय मुसलमान थे और ये इस पर गर्व का अनुभव करते थे। दरअसल उस टाइम क्या था, जो भारतीय मुसलमान थे, मतलब जिनके पूर्वज आकर भारत में बस गए थे, या फिर ऐसे लोग जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनको उधर के लोग, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो,
अरब हो या उधर के लोग उनको नीच दृष्टि से देखते थे और उनको निम्न कुल का मुस्लिम कहते थे। लेकिन सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे और इस बात में वो गौरव अनुभव करते थे और वो इस बात को सिरे से नकार देते थे कि सैयद बंधु, वो इस बात को सिरे से नकार देते थे कि जो तुरानी है या ईरानी है वो किसी भी तरह श्रेष्ठ कुल से हैं या श्रेष्ठ हैं। तो इस पर वो गौरव का अनुभव करते थे। दूसरी चीज़ जो ये थी इनके बारे में कि ये मुग़ल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, या हम ये कहें कि मुग़ल इंटरेस्ट की तुलना में, कंपैरिजन में भारतीय इंटरेस्ट को या राष्ट्रीय मूल्यों को या राष्ट्रीय इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते थे। कौन? सैयद बंधु। दूसरी बात, जो इतिहास इस बात को कहता है कि इन्होंने स्वयं फर्रुखसियर की हत्या की या फर्रुखसियर का सम्राट फर्रुखसियर, बादशाह फर्रुखसियर की हत्या की, तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो फर्रुखसियर था, बादशाह था, वो लगातार सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और इस षड्यंत्र से इनको पता है कि लगातार इनकी हत्या के लिए षड्यंत्र हो रहा है। तो अगर आप सैयद बंधुओं की जगह अपने आप को स्वयं रख के देखिए, आपको पता हो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो जब आप बहुत त्रस्त हो जाओगे तो क्या करोगे? इनको निपटाने का प्रयास करोगे कि रोज रोज के नौटंकी से अच्छा है कि एक बार निपटा दिया जाए। दूसरी बात है, जब ये पावर में आए तो इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया टैक्स क्या कर दिया था? एबॉलिस्ट कर दिया था या जजिया समाप्त कर दिया था। किसने? सैयद बंधुओं ने। क्यों? क्योंकि जजिया एक प्रकार का कर था जो राज्य की गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता था। क्यों? ये बोला जाता था कि जो बादशाह है वो आपको संरक्षण दे रहा है, तो ये सिर्फ गैर मुस्लिम से लिया जाता था। तो ये एक प्रकार का भेदभावकारी कानून या भेदभावकारी टैक्स था, तो उसको सैयद बंधुओं ने समाप्त कर दिया था। और सैयद बंधु के समय में अहमदाबाद के जो सूबेदार होते थे, अजीत सिंह जो एक राजपूत थे, इन्होंने अहमदाबाद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हम देखते हैं कि सैयद बंधुओं ने हिंदू भावनाओं का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उसके साथ अगर राजपूतों में आप देखें तो राजपूत में इनके काल में, सैयद बंधुओं के काल में राजपूतों से, यानी राजपूत अजीत सिंह और मुगलों के बीच बहुत अच्छे संबंध हो गए। राजपूतों से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। इसी तरह अगर हम देखें जाटों से भी, जाट चूड़ामल स्वयं इनसे मिलने आया दिल्ली। किससे? सैयद बंधुओं से। इसी तरह हम देखते हैं कि इन्होंने मराठों से संधि की और उनसे संधि करके मित्रता की। तो हम क्या देखते हैं? सैयद बंधुओं का अगर हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि इनको हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर बिल्कुल पछतावा नहीं था, ये उस पर गर्व की अनुभूति करते हैं। दूसरी तरफ ये जो बाकी गुट थे, चाहे वो तुरानी रहा हो या ईरानी रहा हो, अफगानी रहा हो, उनकी श्रेष्ठता को सिरे से स्वीकार करते थे जन्म के आधार पर। दूसरी बात, इन्होंने फर्रुखसियर का जो आरोप लगता है कि इन्होंने स्वयं फर्रुखसियर की हत्या की थी, तो जब आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे हों तो आप क्या करोगे? आप भी वही करोगे जो इन्होंने किया। तीसरी बात, इन्होंने हिंदू भावनाओं का पर्याप्त ख्याल रखा, जजिया समाप्त कर दिया, और जो हिंदू क्षेत्रीय शक्तियाँ थी या क्षेत्रीय सूबेदार थे या सरदार थे, उनसे भी इन्होंने बहुत अच्छे संबंध रखे। किसने? सैयद बंधुओं ने। तो ये पूरा घटनाक्रम था और भारतीय मुसलमान होने का सबसे बड़ा परिणाम जो भुगता इन्होंने। आज ये वीडियो मैंने इसी संदर्भ में बनाई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और स्वयं भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।